ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों का अपमान नहीं करती है और इसमें सेक्सुअल और एडल्ट इत्यादि जैसे कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेख की अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे एसके नोवेल स्टोरी चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। एपिसोड 76 विवान की बाहों में मन्नत। ही गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। वही सुकून मेंशन में मन्नत इस वक्त लिविंग रूम में बैठकर टीवी देख रही थी। उसका मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उसके पास उसका मोबाइल भी नहीं था और अथर्व ने किसी को भी उसे मोबाइल देने से साफ मना कर दिया था। मन्नत का दिल कर रहा था कि इस वक्त वह अथर्व का सर फोड़ दे, पर इस वक्त अथर्व उसके आसपास नहीं था। वह मुंह बनाकर चुपचाप टीवी देख रही थी। तभी डोर बेल बजी। डोर बेल की आवाज सुनकर मन्नत जल्दी से दौड़ते हुए दरवाजे के पास आ गई। उसे यकीन था कि अथर्व आया होगा, क्योंकि इस मेंशन में और कोई कैसे आ सकता था। यही सोचकर मन्नत ने जल्दी से दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही उसे अपने सामने एक हैंडसम नौजवान नजर आया। उसे देखते ही मन्नत की आंखें चौड़ी हो गईं। मन्नत के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर नौजवान लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, मेरा नाम राघव है और मैं अथर्व सर का असिस्टेंट हूं। सर ने मुझे आपके लिए मोबाइल लाने के लिए कहा था। ये लीजिए। कहते हुए उसने मोबाइल का बॉक्स मन्नत के सामने कर दिया। राघव की बात सुनते ही मन्नत के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने जल्दी से उसके हाथ से मोबाइल ले लिया। राघव ने एक नज़र मन्नत की तरफ देखा और वहां से पलटकर जाने लगा। ये देखकर मन्नत ने उसे रोकते हुए कहा, सुनिए। राघव ने पलटकर कहा, जी मैडम। मन्नत ने मुस्कुराते हुए कहा, अंदर आकर चाय पी लीजिए। राघव ने मन्नत के चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी मैडम, बट मुझे और भी काम करने हैं और अगर मुझे देर हो गई तो सर मुझे छोड़ेंगे नहीं। मैं कभी और फिर आपके हाथ से चाय पी लूंगा। कहते हुए राघव वहां से चला गया। मन्नत ने मुंह बनाते हुए कहा, इसका मतलब डेविल सबको डरा कर रखते हैं, खड़ूस कहीं के। कहते हुए मन्नत ने मोबाइल की तरफ देखा और जल्दी से उसे अनपैक करने लगी। उसके हाथ में आईफोन 15 प्रो मैक्स था, जिसे देखते ही मन्नत के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। पर अगले ही पल उसके चेहरे पर उदासी नजर आने लगी, क्योंकि उसे उसकी पहली वाली सिम चाहिए थी जिसमें उसके दोस्तों के सबके नंबर थे। मन्नत ने जल्दी से देखा तो मोबाइल के अंदर एक सिम थी, पर यह उसकी सिम नहीं थी। कॉन्टैक्ट लिस्ट चेक की तो उसमें सिर्फ एक नंबर सेव था, वह भी अथर्व का। ये देखकर मन्नत का दिल कर रहा था कि अब वह इस मोबाइल को नीचे पटक कर फोड़ दे। उसने गुस्से से अथर्व का नंबर डायल किया। पहले ही रिंग में दूसरी तरफ से अथर्व ने कॉल उठाते हुए कहा, बोलो जाने क्या कर रही हो। अथर्व की आवाज सुनकर मन्नत ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे मेरा पहले वाला मोबाइल चाहिए। उसमें मेरे सारे दोस्तों के नंबर थे। इसमें आपके अलावा किसी का भी नंबर नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके अलावा किसी और से कभी बात ही ना करूं? मन्नत की बात सुनकर दूसरी तरफ से अथर्व की बेहद शैतानी मुस्कुराहट के साथ आवाज सुनाई दी, हाँ, मैं यही चाहता हूं कि तुम मेरे अलावा किसी और से बात ना करो। इसलिए इस मोबाइल में सिर्फ मेरा नंबर है और अगर तुम्हें और भी लोगों के नंबर चाहिए तो मैं वह तुम्हें शेयर कर देता हूं। उसमें सिर्फ मेरी मॉम, तुम्हारी मॉम, मेरे पापा और तुम्हारे पापा का नंबर होगा, उसके अलावा किसी और का नहीं। कहते हुए अथर्व ने कॉल कट कर दिया। मन्नत ने जैसे ही अथर्व की बात सुनी, उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। उसने गुस्से से कहा, डेविल, आप बहुत ज्यादा बुरे हो, बहुत ज्यादा। मन्नत ने इतना कहा ही था कि अथर्व ने उसे कबीर, कशिश, दिव्या और आदित्य का नंबर शेयर कर दिया। मन्नत ने जल्दी से दिव्या का नंबर डायल किया, क्योंकि उसे इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ से दिव्या ने कॉल उठाते हुए कहा, हेलो, कौन बोल रहा है? दिव्या की आवाज सुनकर मन्नत ने उदासी भरी आवाज में कहा, मॉम, मैं बोल रही हूँ। मन्नत की ऐसी आवाज सुनकर दिव्या ने प्यार से कहा, क्या हुआ मेरे बच्चे को, और यह किसका नंबर है बेटा? दिव्या की बात सुनकर मन्नत ने कहा, मॉम, डेविल ने मुझे दूसरा मोबाइल लाकर दिया है। वह बहुत बुरे हैं, आपको पता है। उन्होंने कहा है कि मैं उनके अलावा और अपने परिवार के अलावा किसी से भी बात नहीं कर सकती, अपने दोस्तों से भी नहीं। मॉम, मैं ऐसे पागल हो जाऊंगी, मैं ऐसे नहीं रह सकती, मुझे बाहर जाना है। उन्होंने मुझे बाहर जाने से भी मना कर दिया है। प्लीज मॉम, आप उन्हें समझाओ ना, मुझे कॉलेज जाना है, अपने दोस्तों के साथ मस्ती करनी है। अगर मैं अभी से चार दीवारों के बीच में कैद हो जाऊंगी तो मैं पागल हो जाऊंगी मॉम। मन्नत की बात सुनकर दिव्या ने प्यार से कहा, ओके, मैं अथर्व और कशिश से इस बारे में बात करती हूँ। अथर्व को कशिश समझा देगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा बताओ, क्या आपने ब्रेकफास्ट कर लिया? दिव्या का सवाल सुनकर मन्नत ने कहा, हाँ मॉम, मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया और लंच भी कर लिया, पर मुझे बहुत ज्यादा बोर हो रहा है। दिल कर रहा है कि मैं घूमने के लिए चली जाऊं, पर डेविल मुझे जाने नहीं देंगे। मन्नत ने इतना कहा ही था कि डोर बेल फिर से बजी। इस बार मन्नत बिना रुके दरवाजे के पास आ गई। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने साक्षी खड़ी थी। साक्षी को देखते ही मन्नत ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, साक्षी, तुम? मन्नत के चिल्लाने की आवाज दिव्या ने भी सुन ली थी। उसने कहा, क्या साक्षी वहां पर आई है? मन्नत ने कहा, हाँ मॉम, साक्षी यहाँ पर है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। कहते हुए मन्नत ने कॉल कट किया और सीधा साक्षी के गले से लग गई। साक्षी ने भी उसे गले से लगाते हुए कहा, कैसी हो तुम? कहते हुए साक्षी का ध्यान मन्नत की मांग पर गया। मन्नत की मांग में हल्का सिंदूर था, उसके गले में छोटा सा मंगलसूत्र जो कि पेंडेंट की तरह लग रहा था। साक्षी को खुद को देखते हुए देखकर मन्नत का मुंह बन गया। उसने साक्षी की तरफ देखते हुए कहा, तुम सच बताओ, तुम्हें यहाँ पर डेविल ने भेजा है ना? साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि अगर उसने मुझे यहाँ की इजाजत नहीं दी होती तो क्या मैं यहाँ आ पाती? तुम्हारा डेविल कितना खतरनाक है ये तुमसे ज्यादा अच्छे से कौन जान सकता है?
साक्षी की बात सुनकर मन्नत का मुंह बन गया। उसने साक्षी की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें पता है उन्होंने कहा है कि हम कॉलेज नहीं जाएंगे बल्कि हम हमारी क्लासेस ऑनलाइन अटेंड करेंगे। हम ऐसे तो पागल हो जाएंगे ना। हमें उन पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मन्नत की बात सुनकर साक्षी के चेहरे पर भी परेशानी नजर आने लगी, पर मन्नत का उदास चेहरा देखकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम अपने डेविल को मना लेना, मुझे यकीन है कि वह तुम्हारी बात समझ जाएंगे। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम्हारे डेविल ने मुझे इजाजत दी है कि मैं तुम्हें बाहर घूमने के लिए लेकर जा सकूं, बस तुम्हारे काले सांड हमारे पीछे घूमेंगे। साक्षी की बात सुनकर मन्नत कंफ्यूज होते हुए कहा, काले सांड? साक्षी ने मन्नत के गाल खींचते हुए कहा, अरे मेरी जान, तेरे बॉडीगार्ड्स वही तो हैं काले सांड जो हमारे पीछे पीछे घूमेंगे। सभी लोग हमें घूर घूर कर देखेंगे जैसे कि हम एलियन हैं, पर कोई बात नहीं, तेरी आजादी के बदले इतना तो हम सेक्रीफाइस कर ही सकते हैं। साक्षी की बात सुनकर मन्नत को हंसी आ गई। उसने साक्षी की तरफ देखते हुए कहा, सच में डेविल ने हमें तुम्हारे साथ बाहर जाने की इजाजत दे दी है? साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा अगर तेरा डेविल इजाजत ना देता तो मैं तेरे सामने भी खड़ी नहीं हो पाती। अच्छा अब ये सारी बातें छोड़, चल घूमने के लिए आज बाहर बहुत मस्ती करेंगे। मन्नत ने अपने कपड़ों की तरफ देखा। उसने बहुत खूबसूरत ग्रीन कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था। मन्नत ने कहा, ऐसे ही? साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मेरी जान, बिना तैयार हुए ही तो लोगों के दिल पर बिजली गिरा सकती है, और अब वैसे भी तेरी तो शादी हो चुकी है, तो लड़कों को क्यों घायल करना चाहती है? ऐसे ही चल। साक्षी की बात पर मन्नत ने कुछ नहीं कहा। दोनों जल्दी से मेंशन के बाहर आ गई। बॉडीगार्ड्स पहले से रेडी थे, शायद उन्हें अथर्व ने इन्फॉर्म कर दिया था। एक ड्राइवर ने उनके सामने सर झुकाते हुए कहा, मैडम आप मेरे साथ चलिए। साक्षी और मन्नत जाकर पिछली सीट पर बैठ गई। ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। साक्षी ने मन्नत की तरफ देखते हुए कहा, हम पहले शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। मन्नत ने मुस्कुराते हुए कहा, तो चलो आज बाहर की चीजें भी खाएंगे। करीब 1 घंटे के बाद उनकी कार मुंबई के बड़े से मॉल के सामने आकर रुकी। साक्षी ने मन्नत की तरफ देखते हुए कहा, चल मेरी जान, आज यही है हमारा बसेरा। मन्नत और साक्षी मॉल के अंदर आ गईं। उनके पीछे ही सिविल ड्रेस में उनके बॉडीगार्ड थे। मन्नत ने मॉल के अंदर का नजारा देखकर खुशी से कहा, थैंक गॉड, मैंने सोचा था कि कहीं ये हमेशा की तरह हमारे लिए पूरा मॉल खाली न कर दे। अगर ऐसा होता तो मुझे तो यहाँ पर आने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता। मन्नत की बात सुनकर साक्षी हंसने लगी। उसने हंसते हुए कहा, तुझे क्या लगता है ये सब क्यों हो रहा है? तेरे डेविल ने इसने सच में पूरा मॉल खाली करने का डिसीजन ले लिया था, पर मेरे प्यारे आयुष ने तेरे डेविल को समझाया कि ऐसे तो हम पागल हो जाएंगे। आखिर अकेले शॉपिंग करने में मजा थोड़ी आता है, इसलिए तेरे डेविल मान गए, वरना सच में हमें खाली मॉल में शॉपिंग करनी पड़ती। सब लोग हमारे आगे पीछे घूमते बोलते, मैडम ये लीजिए, मैडम वह लीजिए, और हम दोनों भागकर वापस आ जाते। साक्षी की बात सुनकर मन्नत को भी हंसी आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, चलो 3rd फ्लोर पर चलते हैं। मन्नत ने पीछे पलटकर बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए कहा, प्लीज आप सब हमारे पीछे मत आइए, आप यहीं पर रहिए, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। बॉडीगार्ड्स ने मन्नत की तरफ देखा और अपना सर झुका लिया। साक्षी और मन्नत 3rd फ्लोर पर आ गई। 3rd फ्लोर पर वीवीआईपी लोगों के लिए फैशनेबल कपड़े थे। मन्नत और साक्षी घूम घूम कर कपड़े देखने लगी। मन्नत ने एक ड्रेस की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा, साक्षी देखो। साक्षी ने ड्रेस की तरफ देखा। ड्रेस ब्लैक कलर की थी, जो दिखने में बहुत खूबसूरत थी। साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, ड्रेस तो बहुत खूबसूरत है, पर क्या तुझे तेरा डेविल ये ड्रेस बाहर पहने देगा? मुझे तो लगता है कि वह तुझे चादर में लपेट कर घूमेगा, क्योंकि उसे तो ये बर्दाश्त ही नहीं है कि कोई तुझे देख सके। साक्षी की बात सुनकर मन्नत ने गुस्से से कहा, अगर तुम इसी तरह से हमें परेशान करोगी तो हम एक भी कपड़े नहीं लेंगे, हम जा रहे हैं। मन्नत को इस तरह से नाराज होते हुए देखकर साक्षी ने हंसते हुए कहा, अच्छा मेरी जान। साक्षी की बात सुनकर मन्नत मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। काफी देर तक दोनों शॉपिंग करती रहीं। उन दोनों के पास कई सारे बाइक्स आ चुके थे, जो बॉडीगार्ड्स वहां से गाड़ी में ले जाकर रख भी चुके थे। मन्नत और साक्षी को तो कोई परवाह ही नहीं थी कि अब तक उन्होंने कितने पैसों की शॉपिंग कर ली है, वो तो बस मजे से शॉपिंग कर रही थी। शॉपिंग करने के बाद आखिर में दोनों थक गईं। साक्षी ने मन्नत की तरफ देखते हुए कहा, शॉपिंग तो बहुत हो गई, अब कुछ पेट पूजा कर ली जाए। साक्षी की बात सुनकर मन्नत ने अपना सर हिला दिया, क्योंकि उसे भी बहुत भूख लगी थी। रेस्टोरेंट 4th फ्लोर पर था, इसलिए उन्हें लिफ्ट से ऊपर जाना था। वो दोनों लिफ्ट की तरफ जा ही रही थी कि तभी साक्षी का मोबाइल बजने लगा। उसने देखा तो आयुष का नंबर था। साक्षी ने मन्नत की तरफ देखते हुए कहा, तुम रेस्टोरेंट में टेबल पर जाकर बैठ जाओ, मैं अभी आती हूँ। मन्नत ने साक्षी के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आयुष का कॉल है। साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, और किसका होगा? कहते हुए साक्षी दूसरी तरफ कॉल पर बात करने के लिए चली गई। वहीं मन्नत लिफ्ट से ऊपर जाने के लिए लिफ्ट के अंदर आ गई। अगले ही पल लिफ्ट स्टार्ट हो गई। मन्नत अभी चुपचाप खड़ी ही थी कि तभी लिफ्ट अचानक से जोर जोर से हिलने लगी। यह क्या हो रहा है? उसने इतना कहा ही था कि उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी, शांत हो जाओ, कुछ नहीं है। मन्नत ने घबराकर पीछे पलट कर देखा तो उसके पीछे एक हैंडसम लड़का खड़ा था। मन्नत ने डरते हुए कहा, ये लिफ्ट ऐसे क्यों हिल रही है? लिफ्ट काफी जोर से हिल रही थी। मन्नत को अजीब सी घबराहट हो रही थी। उस लड़के ने मन्नत को जल्दी से गले से लगाते हुए कहा, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। मन्नत काफी ज्यादा डरी हुई थी, जिस वजह से उसने उसे खुद से दूर नहीं किया। लिफ्ट में और कोई नहीं था, विवान खुराना था, जो कि अपने मॉल को देखने के लिए आया था। यह मॉल उसी का था। एपिसोड 77, सांस नहीं आ रही, आंखें खोलो मन्नत। ही गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड।
लिफ्ट अभी भी काफी जोर जोर से हिल रही थी। विवान ने मन्नत को मजबूती से अपनी बाहों में पकड़ के रखा था। घबराहट की वजह से मन्नत ने भी विवान को पकड़ लिया। उसने घबराते हुए कहा, प्लीज हमें बचा लीजिए, हमें मरना नहीं है। डेविल कहाँ हो आप? मन्नत रोते हुए ये सब कुछ कह रही थी। वहीं मन्नत को इस तरह से रोते हुए देखकर विवान उसे प्यार से समझाते हुए बोला, रोना बंद करो, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं तुम्हें बचा लूंगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं, रोना बंद करो। विवान की बात सुनकर मन्नत ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, हमें डर लग रहा है। कहते हुए मन्नत की आंखों से आंसू निकल रहे थे और उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। विवान मन्नत को पहली बार इतने करीब से देख रहा था। मन्नत ने विवान की तरफ देखा। अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि उसने विवान को किस तरह से गले लगाया हुआ है। मन्नत ने जल्दी से विवान से दूर होते हुए कहा, आई एम सॉरी, हम डर गए थे। कहते हुए मन्नत लिफ्ट के कोने में बैठ गई। लिफ्ट अभी भी रुकी हुई थी। लिफ्ट की लाइट ऑन थी जिसमें विवान मन्नत का डरा हुआ चेहरा देख पा रहा था। उसने मन्नत के पास आते हुए कहा, डरो मत, और अगर तुम्हें ज्यादा डर लग रहा है तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। मन्नत ने विवान की तरफ देखते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है, हम ठीक हैं। कहते हुए मन्नत ने अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में छुपा लिया और रोते हुए कहा, डेविल कहाँ हो आप? हमें आपकी जरूरत है, प्लीज हमें बचाने के लिए आ जाओ। मन्नत को इस तरह से बर्ताव करते हुए देखकर विवान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने लिफ्ट की तरफ देखा और सारे बटन प्रेस करने लगा, पर लिफ्ट अभी भी वैसे की वैसी ही थी। अब विवान को भी इरिटेशन हो रही थी। कुछ ही देर में लिफ्ट की लाइट बंद हो गई। ये देखते ही मन्नत और ज्यादा डर गई और जोर जोर से रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, डेविल हमें मरना नहीं है, आपने कहा था ना आप हमेशा हमें प्रोटेक्ट करोगे, प्लीज हमें बचा लो। विवान मन्नत की सारी बातें सुन रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मन्नत किसे बुला रही है, पर वह चाहता था कि मन्नत मदद उसी से मांगे। विवान ने मन्नत के सामने घुटनों के बल बैठकर उसका चेहरा अपने हाथ में भरते हुए कहा, डोंट क्राई, मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा। मन्नत ने विवान की तरफ देखते हुए कहा, हमसे दूर रहो। कहते हुए मन्नत ने विवान के हाथों को खुद से दूर कर लिया। विवान को मन्नत का इस तरह से खुद को दूर करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने मन्नत को कंधों से पकड़ते हुए कहा, तुम्हें इस वक्त मेरी मदद की जरूरत है, इसलिए चुपचाप बैठी रहो। कहते हुए विवान मन्नत के सामने घुटनों के बल बैठ गया। लिफ्ट अभी भी हिल रही थी और लिफ्ट में पूरा अंधेरा था। मन्नत की आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दम घुट रहा है। विवान ने मन्नत के चेहरे की तरफ देखा जिसका चेहरा खून की तरह लाल हो गया था। उसने मन्नत के गालों को थपथपाते हुए कहा, तुम ठीक हो? मन्नत कुछ भी नहीं बोल रही थी। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। मन्नत की ऐसी हालत देखकर विवान के चेहरे पर घबराहट नजर आने लगी। उसने मन्नत को हिलाते हुए कहा, तुम ठीक हो? मन्नत ने अभी भी कुछ जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। विवान ने मन्नत के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, कुछ तो बोलो। मन्नत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमें हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज जोर कुछ करो, हम मरना नहीं चाहते, हमें हमारे डेविल के पास जाना है, प्लीज हमें बचा लो। विवान ने मन्नत की बात सुनकर उसके चेहरे की तरफ देखा। मन्नत का छोटा सा चेहरा इस वक्त होश में न होने की वजह से और सांस न ले पाने की वजह से लाल हो गया था। मन्नत हल्की हल्की बेहोशी में जा चुकी थी। अगर विवान ने उसके चेहरे को पकड़ कर न रखा होता तो शायद अब तक वह लिफ्ट में नीचे गिर चुकी होती। विवान ने खुद से कहा, मुझे इसे सीपीआर देना चाहिए वरना ये बेहोश हो जाएगी। सोचकर विवान धीरे धीरे मन्नत के होठों की तरफ अपने होंठ बढ़ाने लगा। मन्नत को जब विवान की गर्म सांस अपने होठों के पास महसूस हुई, उसने धीरे से अपनी आंखें खोलकर देखा तो विवान के होंठ उसके होठों से कुछ इंच की दूरी पर थे। यह एहसास होते ही मन्नत ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विवान को खुद से दूर धक्का देते हुए कहा, क्या कर रहे हो तुम? मन्नत के चेहरे पर गुस्सा नजर आ रहा था। विवान ने मन्नत की तरफ देखते हुए कहा, तुम बेहोश हो गई थी इसलिए मैं तुम्हें सीपीआर देना चाहता था। विवान की बात सुनकर मन्नत ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है, अगर हम मर भी जाएं तो भी तुम ये सब मत करना, हमसे दूर रहो। मन्नत की आंखों के सामने अथर्व का चेहरा घूम रहा था। उसे इस वक्त बहुत ज्यादा रोना आ रहा था। उसे बस अपने पास अथर्व चाहिए था। विवान ने मन्नत के कंधों को पकड़ते हुए कहा, इस तरह से बर्ताव मत करो, इस वक्त हम दोनों ही मुसीबत में फंसे हुए हैं, हालत देखो अपनी, मर जाओगी तुम। विवान की बात सुनकर मन्नत ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, अगर मर जाएं तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम हमारे करीब मत आना, हम उनके अलावा किसी और को अपने करीब नहीं आने दे सकते। मन्नत की बात सुनकर विवान की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसने खुद से कहा, उनके अलावा मतलब क्या, इसकी लाइफ में कोई और भी है? ये सोचकर विवान को ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया एक पल में बदल गई हो। उसने अपने दिल और दिमाग में मन्नत को पूरी तरह से अपना मान लिया था और इस वक्त उसके सामने मौजूद ये लड़की उसे खुद के करीब आने से रोक रही थी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके दिल में कोई और था। ये सोचते ही विवान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने मन्नत को कंधों से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, क्या कहा तुमने? तुम उसके अलावा किसी और को अपने करीब नहीं आने दे सकती, तुम किसे अपने करीब देखना चाहती हो? विवान की पकड़ मन्नत के कंधे पर मजबूत थी। आधी बेहोशी की हालत में मन्नत को दर्द हो रहा था। उसने धीरे से कहा, दूर रहो हमसे, इतना कहते हुए मन्नत की आंखें बंद हो गईं। मन्नत को बेहोश होते हुए देखकर विवान ने घबराते हुए कहा, अपनी आंखें खोलो, तुम इस तरह से नहीं सो सकती। कहते हुए विवान मन्नत के गाल थपथपाने लगा, पर कोई फायदा नहीं, मन्नत बेहोश हो चुकी थी। विवान ने मन्नत के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। कहते हुए विवान धीरे धीरे मन्नत के होठों की तरफ अपने होंठ लेकर जाने लगा। उसे डर लग रहा था कि कहीं सांस न ले पाने की वजह से मन्नत की हालत और भी ज्यादा खराब ना हो जाए। विवान के होंठ मन्नत के होठों से कुछ ही दूरी पर थे कि तभी अचानक से लिफ्ट रुक गई और अगले ही पल लिफ्ट का दरवाजा खुला।
दरवाजा खुलने की आवाज सुनते ही विवान ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा। इस वक्त मन्नत को उसने अपनी बाहों में मजबूती से संभाल रखा था। अपने सामने खड़े इंसान को देखते ही विवान की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसके मुंह से धीरे से निकला, मिस्टर राठौर। विवान के इतना कहते ही दरवाजे पर खड़ा अथर्व, जिसकी आंखें इस वक्त खून की तरह लाल थीं, तेज कदमों से लिफ्ट के अंदर आ गया। विवान कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का पड़ चुका था। मन्नत, जिसे उसने अपनी बाहों में मजबूती से पकड़ा हुआ था, उसकी बाहों से दूर हो चुकी थी। विवान खुद को संभाल पाता इससे पहले ही अथर्व मन्नत को अपनी गोद में लेकर लिफ्ट से बाहर जा चुका था। जैसे ही विवान को इस बात का एहसास हुआ, वह जल्दी से अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और दौड़ता हुआ लिफ्ट के बाहर आ गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, मिस्टर राठौर, आप ये क्या कर रहे हैं? विवान की बात पर अथर्व ने पीछे पलटकर उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, अपनी वाइफ को अपने साथ लेकर जा रहा हूं। कहते हुए अथर्व तेज कदमों से वहां से जाने लगा। अथर्व के मुंह से वाइफ सुनकर विवान के कदम लड़खड़ाने लगे। वह नीचे गिरता इससे पहले ही उसके बॉडीगार्ड ने उसे संभाल लिया। विवान की आंख से एक आंसू की बूंद उसके गाल पर आ गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को एक नज़र देखते ही उसे मोहब्बत हो गई थी, जिसे उसने अपना सुकून मान लिया था, वह पहले से किसी और की हो चुकी है। विवान इस बात पर यकीन नहीं करना चाहता था। वह इसे बुरा ख्वाब समझकर भूलना चाहता था। पर क्या सच में यह कोई बुरा ख्वाब था? वह अभी तक खुद को संभाल नहीं पाया था कि तभी उसने देखा कि बेहोशी की हालत में ही अथर्व ने मन्नत के होठों पर अपने होंठ रखे और उसे सांस देने की कोशिश करने लगा। अथर्व को मन्नत के इतने करीब देखकर विवान का दिल कर रहा था कि वह अथर्व की जान ले ले। उसने गुस्से से कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी पहली मोहब्बत अधूरी नहीं रह सकती। वह सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। तुमने जरूर उसके साथ जबरदस्ती की है। वह तुम्हारे साथ कैसे रह सकती है? वह तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, वह सिर्फ मेरे साथ रहेगी। विवान खुद से यही सब कह रहा था, तभी पीछे से उसके असिस्टेंट आरुष ने कहा, सर चलिए, हमें ऑफिस में जाना है, आज हमारी इंपॉर्टेंट क्लाइंट के साथ मीटिंग है। आरुष की आवाज सुनकर विवान को जैसे होश आया। उसने पलटकर आरुष की तरफ देखा और उसके चेहरे पर काफी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन नजर आ रहे थे। विवान ने कहा, वह क्या कह रहा था? वह उसकी वाइफ कैसे हो सकती है? अथर्व राठौर की तो शादी ही नहीं हुई है। विवान की कंडीशन देखकर आरुष ने कहा, सर मैं पता लगाता हूं, पर पहले प्लीज चलिए, वरना हमारा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि यह मीटिंग न होने की वजह से हमारी कंपनी लॉस में चली जाए, इसलिए प्लीज सर चलिए। आरुष की बात सुनकर विवान ने एक नजर अथर्व और मन्नत की तरफ देखा। अथर्व मन्नत को लेकर एक बेंच पर बैठा हुआ था और वह मन्नत के सर को प्यार से सहला रहा था। विवान ने खुद से कहा, वह सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। कहते हुए विवान आरुष के साथ वहां से चला गया। वहीं अथर्व मन्नत को लेकर एक बेंच पर बैठा हुआ था। उसने मन्नत के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, अपनी आंखें खोलो जान। अथर्व की आवाज इस वक्त बेदर्द भरी थी। उसकी आंखों के सामने वही नजर घूम रहा था जब लिफ्ट में विवान ने मन्नत को अपनी बाहों में मजबूती से पकड़ा हुआ था। अगर इस वक्त मन्नत को उसकी जरूरत नहीं होती तो शायद अब तक अथर्व ने विवान खुराना की जान ले ली होती। अथर्व भी मन्नत की तरफ ही देख रहा था कि तभी एक बॉडीगार्ड पानी लेकर उसके पास आ गया। अथर्व ने उसके हाथ से पानी लिया और मन्नत के चेहरे पर छिड़कने लगा। पानी की छींटें पड़ते ही मन्नत ने धीरे से अपनी आंखें खोली। आंखें खुलते ही पहले मन्नत को कुछ समझ नहीं आया, पर धीरे धीरे उसे याद आया कि कैसे लिफ्ट अटक गई थी और उसके बाद उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। यह याद आते ही अचानक से मन्नत घबराकर उठकर बैठ गई। तभी उसका ध्यान सामने बैठे अथर्व पर गया। अथर्व को देखते ही मन्नत सीधा अथर्व से लिपट गई। उसने घबराते हुए कहा, डेविल जोड़, हमें बचा लीजिए, हमें बहुत डर लग रहा है, हम लिफ्ट में फंस गए थे, आपको पता है हमने आपको कितना याद किया, हमें बचा लीजिए। कहते हुए मन्नत की पकड़ लगातार अथर्व पर मजबूत होती जा रही थी। वहीं मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने अपनी आंखों को मजबूती से बंद कर लिया। उसके चेहरे पर इस वक्त बेहद खतरनाक एक्सप्रेशन नजर आ रहे थे। उसने मन्नत का चेहरा अपने हाथों में भरकर हल्के से उसके होठों पर किस करते हुए कहा, डोंट क्राई, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मन्नत ने आंसू भरी आंखों से अथर्व की तरफ देखकर अपना सिर हिला दिया और मजबूती से अथर्व को गले से लगा लिया। वहीं अथर्व अपनी जलती हुई नजरों से एक डायरेक्शन में देख रहा था जहां पर उसके बॉडीगार्ड ने किसी को पकड़ के रखा था। एपिसोड 78, अर्थव की हैवानियत। डेविल मत करो, दर्द होता है। ही गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। अल्पविराम। मन्नत अभी भी अथर्व को गले लगाकर रो रही थी। उसकी बॉडी भी हल्की हल्की कांप रही थी। अथर्व ने उसके माथे पर किस किया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। मन्नत ने भी अपनी दोनों बाहें अथर्व के गले में डाल दी और उसके सीने पर अपना सिर रखकर लेट गई। इस वक्त उसे जो सुकून अथर्व के पास मिल रहा था, वह सुकून उसे कहीं भी नहीं मिल सकता था। उसे ऐसा लग रहा था कि अथर्व के पास आने से उसकी सारी प्रॉब्लम्स अपने आप दूर हो जाएंगी। अथर्व ने आंखों के इशारे से अपने बॉडीगार्ड्स को कुछ कहा और मन्नत को अपनी गोद में लेकर वहां से तेज कदमों से बाहर चला गया। मन्नत अभी भी अथर्व को मजबूती से पकड़कर बैठी हुई थी। अथर्व मन्नत को लेकर मॉल के बाहर आ गया। पूरा मॉल खाली हो चुका था। वहां पर अथर्व के बॉडीगार्ड के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। शायद अथर्व ने अपने आने के बाद ये सब कुछ किया था। साक्षी भी कुछ दूरी पर खड़ी होकर घबराई हुई नजरों से अथर्व की तरफ देख रही थी। उसके साथ ही आयुष खड़ा था जिसने साक्षी के हाथ को मजबूती से पकड़ के रखा था। लिफ्ट के अटकने के बाद साक्षी ने बॉडीगार्ड को इन्फॉर्म किया था और 5 मिनट के अंदर अंदर अथर्व और आयुष दोनों कार में बैठकर यहां पर पहुंच चुके थे। अथर्व का पागलपन देखकर साक्षी की बॉडी अभी भी कांप रही थी। जब अथर्व को पता चला कि लिफ्ट रुक गई है और लिफ्ट के अंदर मन्नत है, उसने मॉल के मैनेजर को शूट कर दिया था और बाकी सबको भी धमकी दे दी थी कि 2 मिनट के अंदर अगर लिफ्ट स्टार्ट नहीं हुई तो वह पूरे मॉल को बर्बाद कर देगा।
अथर्व की इस धमकी के बाद सब लोगों ने जैसे तैसे 2 मिनट के अंदर अंदर लिफ्ट ठीक की थी, वरना ये शैतान आज उनमें से किसी को भी छोड़ने के मूड में नहीं था। आयुष ने साक्षी की तरफ देखते हुए कहा, डरना बंद करो, वह ठीक है और अब उसका शैतान उसे लेकर जा चुका है, इसलिए तुम भी मेरे साथ चलो। आयुष की बात सुनकर साक्षी ने घबराते हुए कहा, पर अगर मन्नत को कुछ हो जाता तो मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा था। आप सोच भी नहीं सकते कि इस वक्त मैं क्या महसूस कर रही हूँ। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है कि मैंने क्यों उसे अकेले जाने दिया। साक्षी की बात सुनकर आयुष ने उसे अपने सीने से लगाकर उसके आंसू साफ करते हुए कहा, जो हो गया उसे भूल जाओ, तुम उसे नहीं बदल सकती, इसलिए रोना धोना बंद करो और चलो। कहते हुए आयुष भी साक्षी को लेकर मॉल के बाहर आ गया और अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ अथर्व मन्नत को अपनी कार में लेकर सीधा सुकून मेंशन आ गया। कार में ही मन्नत अथर्व के सीने पर अपना सिर रखकर सो चुकी थी। अथर्व ने एक नज़र मन्नत के छोटे से चेहरे की तरफ देखकर झुका और उसके होठों पर हल्के से किस करते हुए कहा, तुम्हें छूने का सिर्फ मुझे हक है, सिर्फ और सिर्फ मुझे। कहते हुए अथर्व मन्नत को लेकर रूम में वापस आ गया। रूम में आते ही अथर्व मन्नत को उसके बेड पर लिटाने की बजाय सीधा बाथरूम में लेकर आ गया। मन्नत गहरी नींद में थी, जिस वजह से उसे नहीं पता था कि अथर्व उसे कहां लेकर आया है। मन्नत अभी सुकून से सो ही रही थी कि अचानक से उसे ठंडे पानी का एहसास अपनी बॉडी पर महसूस हुआ। उसने घबराकर अपनी आंखें खोली तो इस वक्त वह शावर के नीचे खड़ी थी और अथर्व उसके सामने खड़ा था। मन्नत ने घबराते हुए कहा, क्या कर रहे हैं? अथर्व ने मन्नत की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी बॉडी से दूसरों के टच को मिटा रहा हूं, तुम्हारी बॉडी पर किसी और का टच मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम जानती हो ना मन्नत। अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने घबराते हुए कहा, डेविल प्लीज, हमें दर्द होता है, प्लीज मत कीजिए। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने अपने सीने की तरफ इशारा करते हुए कहा, और मुझे यहाँ पर दर्द होता है, क्या मैं अपने दर्द को कैसे कंट्रोल करूं जब तक मैं तुम्हें क्लीन नहीं करता? मुझे दर्द होता रहेगा, क्या तुम चाहती हो कि मुझे दर्द होता रहे? बोलो मन्नत। कहते हुए अथर्व ने मन्नत के छोटे से चेहरे को अपने हाथ में भरकर उसकी आंखों में देखने लगा। अथर्व के चेहरे को देखकर मन्नत को डर लग रहा था। वह यहाँ से भागना चाहती थी पर वह जानती थी कि वह ऐसा नहीं कर सकती। मन्नत को चुप देखकर अथर्व ने मुस्कुराते हुए कहा, आई नो मेरी मन्नत बहुत प्यारी है, मेरी मन्नत मेरी सारी बातें मानती है, इसलिए मेरी मन्नत मेरी यह भी बात मानेगी, मानेगी ना मन्नत? कहते हुए अथर्व अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। मन्नत ने घबराते हुए कहा, डेविल प्लीज, दर्द होता है, प्लीज हमें सोने दीजिए। अथर्व ने मन्नत के होठों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जान प्लीज, एक बार मुझे तुम्हें क्लीन करने दो, उसके बाद तुम आराम से सो जाना, मैं कुछ नहीं कहूंगा। कहते हुए अथर्व धीरे धीरे मन्नत के कपड़े उसकी बॉडी से अलग करने लगा। मन्नत बस रोते हुए शॉवर के नीचे खड़ी थी। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा था कि अथर्व उसके कपड़े निकाल रहा है, उसे फर्क इस बात से पड़ रहा था कि अब अथर्व पहले की तरह पागल होकर उसकी नाजुक सी बॉडी को रगड़ रगड़ कर साफ करेगा। मन्नत बस आंसू भरी आंखों से अथर्व की तरफ देख रही थी। कुछ ही देर में अथर्व ने मन्नत के पूरे कपड़ों को निकालकर फ्लोर पर फेंक दिया था। मन्नत को इस कंडीशन में देखकर भी अथर्व की आंखों में उसके लिए लस्ट नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन नजर आ रहा था। अथर्व ने मन्नत के कंधों की तरफ देखते हुए कहा, उसने यहीं पर टच किया था ना? कहते हुए अथर्व मन्नत के कंधों को रगड़ रगड़ कर साफ करने लगा। दोनों के ऊपर शॉवर का पानी गिर रहा था। मन्नत बस रोते हुए अथर्व के पागलपन को बर्दाश्त कर रही थी। वहीं अथर्व उसकी बाजू, कंधों और पेट पर काफी फोर्स का इस्तेमाल करते हुए उसकी बॉडी को क्लीन कर रहा था। मन्नत अब जोर जोर से रो रही थी। मन्नत को इस तरह से रोते हुए देखकर अथर्व ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, जाना रोना बंद करो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं तो बस तुम्हें क्लीन कर रहा हूं, क्या तुम नहीं चाहती कि तुम क्लीन हो? जो मन्नत नहीं रोते हुए कहा, डेविल प्लीज, दर्द हो रहा है, प्लीज मत कीजिए। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने झटके से उसे गोद में उठा लिया और उसे लेकर बाथटब में बैठ गया। मन्नत अभी भी रो रही थी। बाथटब में हल्का गुनगुना पानी था, जिस वजह से मन्नत को थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा था। अथर्व ने मन्नत के कंधों पर अपने होंठ रखते हुए कहा, ठीक है स्वीट हार्ट, अब मैं तुम्हें और दर्द नहीं दूंगा। कहते हुए अथर्व अपने हल्के हाथों से मन्नत की बॉडी को क्लीन करने लगा। गुनगुने पानी में अथर्व के हाथों का स्पर्श मन्नत की बॉडी में सिहरन पैदा कर रहा था। अथर्व ने मन्नत की पूरी बॉडी को काफी देर तक क्लीन किया। मन्नत की गोरी गोरी बॉडी रेड हो चुकी थी। मन्नत को दर्द भी हो रहा था, पर वह जानती थी कि अगर वह अथर्व की बात नहीं मानेगी तो अथर्व को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मन्नत को समझ नहीं आता था कि उसकी छोटी सी चोट को देखकर घबराने वाला अथर्व खुद उसे इतनी तकलीफ क्यों देता है। काफी देर बाद अथर्व ने मन्नत के होठों पर किस करके एक सेटिस्फैक्शन भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, अब तुम फिर से पूरी तरह से मेरी हो, तुम्हारी बॉडी से दूसरों का टच मिट चुका है, तुम्हारी बॉडी पर अब सिर्फ मेरा टच है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। कहते हुए अथर्व मन्नत को गोद में लेकर रूम में आ गया। उसने मन्नत को बेड पर बिठाया और हल्के हाथों से उसके बाल सहलाने लगा। मन्नत ने इस वक्त एक छोटा सा पिंक कलर का बाथरोब पहना हुआ था, जिसमें वह छोटा सा टेडी बेयर लग रही थी। उसका पूरा चेहरा होने की वजह से लाल हो गया था और वह अभी भी अपनी आंसू भरी हुई आंखों से अथर्व की तरफ देख रही थी। अथर्व ने प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए कहा, तुम्हारे बाल कितने सॉफ्ट हैं, कितने सिल्की हैं, दिल करता है कि हमेशा इन्हें महसूस करता रहूं। कहते हुए अथर्व मन्नत के बालों से आने वाली शॉवर जेल की स्मेल को लेने लगा। मन्नत अभी भी चुपचाप बैठी हुई थी। कुछ देर बाद अथर्व मन्नत को लेकर क्लोजेट में चला गया। उसने अपने हाथों से मन्नत को कपड़े पहना दिए। मन्नत ने अब तक एक शब्द भी नहीं कहा था, वह बस अपनी भरी हुई आंखों से अथर्व की तरफ देखकर उसे समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर इस इंसान के दिमाग में चलता क्या है। अथर्व ने मन्नत को क्लोजेट से बाहर लाकर बेड पर लिटाया और उसके बगल में लेट गया। उसने मन्नत को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, सो जाओ स्वीट हार्ट।
मन्नत ने अथर्व की तरफ देखा। उसे अथर्व पर गुस्सा भी आ रहा था पर उसे सुकून भी उसी की बाहों में मिलता था। मन्नत सीधा अथर्व के ऊपर चढ़ गई और उसे मजबूती से गले लगाकर लेट गई। अथर्व धीरे धीरे उसके माथे पर हाथ फेरने लगा। 15 मिनट के बाद अथर्व को मन्नत की गर्म सांसें अपने सीने पर महसूस हुई। उसने झुककर मन्नत के माथे पर किस करते हुए कहा, जिसने ये सब कुछ किया है उसे इसका हिसाब चुकाना ही होगा, मेरी जान। कहते हुए अथर्व की आंखें बहुत डरावनी हो गईं। उसने मन्नत को अपने ऊपर से उठाकर बगल में लिटा दिया और उसे अच्छे से कंबल से ढककर रूम से बाहर आ गया। बाहर आते ही उसने घर की सर्वेंट सुधा जी की तरफ देखते हुए कहा, मेरी जान का ध्यान रखना, उसे कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए और हाँ, उसे टच करने की हिम्मत मत करना वरना तुम्हारे हाथ कट जाएंगे। अथर्व की धमकी सुनकर सुधा जी ने घबराते हुए कहा, जी सर, मैं आपकी बात समझ गई, मैं मैडम का पूरा ध्यान रखूंगी और जितना हो सके उनसे दूरी बनाकर रहूंगी। सुधा जी की बात सुनकर अथर्व के होठों के कोने टेढ़े हो गए। उसने एक नज़र रूम की तरफ देखा और तेज कदमों से लिविंग रूम से होता हुआ बाहर चला गया। उसके जाते ही सुधा जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे भगवान, आपने सर जैसे शैतान को इस मासूम से फूल सी बच्ची की लाइफ में कैसे लिख दिया। एक तरफ इंसानियत है तो दूसरी तरफ शैतानियत, भगवान ही बचाए इन दोनों को। कहते हुए सुधा जी अंदर जाकर सोफे पर बैठकर मन्नत को देखने लगी क्योंकि उन्हें मन्नत का ध्यान रखने के लिए कहा गया था, तो जब तक मन्नत सो रही थी वह यहीं पर बैठने वाली थी। दूसरी तरफ अथर्व अपनी कार में बैठकर कहीं निकल गया। उसकी आंखें इस वक्त बेहद सर्दी थी। ड्राइवर गाड़ी काफी तेज स्पीड से चला रहा था। आखिर 1 घंटे के बाद अथर्व की कार एक सुनसान इलाके में आकर रुक गई। अथर्व के होठों के कोने पर एक टेढ़ी मुस्कुराहट आ गई। ड्राइवर ने जल्दी से कार से उतरकर अथर्व के लिए दरवाजा खोला। अथर्व अपने ब्लेजर को ठीक करते हुए बाहर आ गया। बाहर आते ही सामने खंडार जैसी हवेली को देखकर उसके होठों के कोनों पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने टेढ़े तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, कितना सुकून है यहाँ पर। कहते हुए अथर्व तेज कदमों से चलता हुआ हवेली के अंदर आ गया। जैसे ही अथर्व ने अंदर कदम रखा उसे अंदर से लोगों की चीखें सुनाई देने लगी। अथर्व ने मुस्कुराते हुए कहा, धोखेबाजों की यही हालत होती है। कहते हुए वह अंदर जाने लगा। कुछ दूरी पर आकर उसने पलटकर अपना चेहरा मोड़कर देखा। इस वक्त एक जेल के अंदर एक आदमी दर्द से तड़प रहा था और एक जंगली कुत्ता उसे नोच नोच कर खा रहा था। अथर्व ने मुस्कुराते हुए कहा, अथर्व राठौर धोखेबाजों को ऐसे ही सजा देता है। कहते हुए अथर्व आगे चलने लगा। कुछ देर बाद वह एक रूम के सामने आकर खड़ा हो गया जिसके बाहर बेहद खतरनाक तरीके से लिखा हुआ था, 3rd डिग्री टॉर्चर। इसे पढ़कर अथर्व ने दरवाजा खोला और अंदर आ गया। अंदर एक आदमी बिना कपड़ों के जंजीरों से बंधा हुआ था। उसके पैरों पर कई सारे कीड़े चढ़े हुए थे। उसके हाथों पर कील ठोकी गई थी। इस वक्त वह हद से ज्यादा तकलीफ में लग रहा था। उसकी हालत देखकर अथर्व के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वह मुस्कुराते हुए उसी रूम के कोने में रखे हुए एक सोफे पर राजा की तरह बैठ गया और उस आदमी को दर्द से तड़पते हुए देखने लगा। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आ रही होगी। कहानी के आने वाले एपिसोड में क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, सो लव यू रीडर। एपिसोड 79, इसका प्राइवेट पार्ट, कांट ऑफ डोंट पैनिक। ही गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। अथर्व मुस्कुराते हुए सामने बंधे आदमी की तरफ देख रहा था जिसकी हालत हद से ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसकी बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था पर फिर भी उसकी बॉडी का एक भी हिस्सा नजर नहीं आ रहा था क्योंकि उसकी बॉडी पर खून ही खून था। हर तरफ खून ने उसकी बॉडी को ढक कर रखा था। अथर्व ने मुस्कुराते हुए कहा, अब बताओ किसने भेजा था तुम्हें? तुमने मेरी जान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसान मौत दूंगा? मौत तो तुम्हें मिलेगी पर अगर तुमने मुझे सच बता दिया तो शायद तुम्हारी मौत में मैं थोड़ा सा रहम दिखा दूं। अथर्व की बात सुनकर उस आदमी ने कुछ बोलने की कोशिश की पर उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। अथर्व ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ और लेकर आओ, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, खातिरदारी करो हमारे मेहमान की। अथर्व की बात सुनकर उसके बॉडीगार्ड कुछ और चीजें लेकर वहां पर आ गए। उन्होंने जैसे ही वह चीजें उस आदमी के ऊपर डाली वह आदमी और जोर जोर से चिल्लाने लगा। अथर्व के बॉडीगार्ड्स उसके ऊपर बेहद जहरीले कीड़े डालकर गए थे जो कि इंसान को तब तक नोचते थे जब तक उसकी बॉडी में खून है। अथर्व बस मुस्कुराते हुए उस आदमी को देख रहा था। उस आदमी ने अपनी पूरी हिम्मत बटोर कर घबराते हुए कहा, बताता हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो प्लीज। कहते हुए वह आदमी गहरी गहरी सांस लेने लगा। अथर्व ने आंखों के इशारे से अपने बॉडीगार्ड्स को कुछ कहा। कुछ ही देर में वह आदमी घुटनों के बल जमीन पर पड़ा हुआ था। अभी भी उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसकी हालत ऐसी लग रही थी जैसे वह कुछ ही देर में मर जाएगा। वह अभी भी खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। अथर्व ने देखा जब वह कुछ नहीं बोल रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है महाशय को कुछ नहीं बोलना है, दोबारा टॉर्चर स्टार्ट करो। अथर्व इतना कहते ही वह आदमी घबरा गया। उसने घबराकर अपना चेहरा ऊपर उठाकर अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसा मत कीजिए, मैं बताता हूँ कि मुझे ये सब कुछ करने के लिए किसने कहा था। कहते हुए वह आदमी जोर जोर से रोने लगा। अथर्व ने अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहा, 5 सेकंड है तुम्हारे पास, उसका नाम बताओ वरना आज तुम्हारी दर्दनाक मौत मेरे हाथों होनी तय है। अथर्व इतना कहते ही उस आदमी ने कांपती हुई आवाज में कहा, ब्लैक ईगल, मुझे ये सब कुछ करने के लिए ब्लैक ईगल के आदमियों ने कहा था। मैं उस लड़की को मारना नहीं चाहता था बल्कि मुझे उसे किडनैप करके लाने के लिए कहा गया था। उस आदमी की बात सुनते ही अथर्व की आंखें गहरी हो गईं। उसकी आंखों में बेइंतहा गुस्सा नजर आने लगा। उसने धीरे से कहा, ब्लैक ईगल, दोबारा मेरी एंजल पर हमला करके तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अब तुम्हारा दुनिया को अलविदा कहने का वक्त आ गया है।
कहते हुए अथर्व अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उसने उस आदमी की तरफ घिन भरी नजरों से देखते हुए कहा, विल्सन और जॉनसन भूखे हैं, उन्हें खाना दो। अथर्व की बात सुनकर बॉडीगार्ड समझ गए कि उन्हें क्या करना है। वो दोनों उस आदमी को खींचते हुए वहां से बाहर ले जाने लगे। उस आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, तुमने कहा था कि तुम मुझे छोड़ दोगे, मैंने तुम्हें सब कुछ सच बताया है, प्लीज मुझे छोड़ दो। वह आदमी चिल्लाता रहा पर किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। बॉडीगार्ड्स उसे खींचते हुए एक पिंजरे के अंदर ले गए जहां पर दो खूंखार शेर उसे देखते ही दहाड़ने लगे थे। खूंखार शेरों को देखते ही उस आदमी की हालत खराब हो गई। तभी अथर्व भी पिंजरे के अंदर आ गया। उसने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, इसका प्राइवेट पार्ट काटो। अथर्व के इतना कहते ही उसके बॉडीगार्ड्स ने उस आदमी को जमीन पर पटक दिया। वही अथर्व की बात जैसे वो दोनों शेर समझ गए, उन्होंने उस आदमी के पास आकर सबसे पहले उसके प्राइवेट पार्ट पर ही हमला किया। वह आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगा। इस वक्त उसे ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती ब्लैक ईगल की बात मानकर की थी। उसकी चीख पूरे खंडहर में गूंज रही थी पर किसी को भी उसकी चीखों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कुछ ही देर में जैक्सन और विल्सन दोनों ने उस आदमी की जान ले ली थी और उसका खून भी पी लिया था। वहां पर उसकी हड्डियों के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। अब वो दोनों हड्डियां भी चबा रहे थे। अथर्व ने एक नजर उन दोनों की तरफ देखा और तेज कदमों से उनके पास आ गया। अथर्व को अपने पास देखते ही वो दोनों किसी कुत्ते के बच्चे की तरह उसके पैरों के पास बैठ गए। अथर्व ने बचपन से इन दोनों को पाला था, जिस वजह से ये दोनों अथर्व की हर एक कमांड को फॉलो करते थे। अथर्व ने दोनों के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ऐसे ही हमेशा वफादार रहना। अथर्व की बात सुनकर वो दोनों जोर जोर से अपनी पूंछ हिलाने लगे जैसे हाँ कह रहे हों। हाँ। अथर्व ने एक नजर उस आदमी की हड्डियों की तरफ देखा और टेढ़े तरीके से मुस्कुराते हुए वहां से बाहर चला गया। वहीं दूसरी तरफ सुकून मैंशन में इस वक्त मन्नत सुकून से बिस्तर पर सो रही थी। तभी नींद में उसे घबराहट होने लगी। वह जल्दी से उठकर बैठ गई। उसने आसपास देखा तो अथर्व कहीं भी नहीं था। मन्नत ने घबराते हुए कहा, डेविल आप कहाँ चले गए हो, प्लीज वापस आ जाओ। कहते हुए मन्नत के हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। उसे इस वक्त अपने पास अथर्व चाहिए था। उसे अथर्व की बाहों में सुकून था। वह भी रोते हुए कांप रही थी। तभी रूम का दरवाजा खुला। मन्नत ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो दरवाजे पर इस वक्त अथर्व खड़ा था। अथर्व को देखते ही मन्नत जल्दी से बिस्तर से उतरकर दौड़ते हुए अथर्व के पास आई। वह अथर्व को गले लगाने के लिए उसके पास जाने ही वाली थी कि अचानक से उसके हाथ बीच में ही रुक गए। उसने घबराते हुए कहा, डेविल ये क्या है। कहते हुए मन्नत पीछे जाने लगी। अथर्व की सफेद शर्ट पर इस वक्त खून लगा हुआ था। उसके चेहरे पर भी खून की बूंदें थी जो कि अब तक सूख चुकी थी। मन्नत ये तो जानती थी कि अथर्व का खून नहीं है। मन्नत को घबराते हुए देखकर अथर्व ने अपनी गर्दन पर हाथ रखते हुए कहा, ये खून है जान, क्या तुम्हें खून और दूसरी चीजों में फर्क नहीं पता। अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने घबराते हुए पीछे जाते हुए कहा, किसका खून है, क्या आपने किसी को मारा है। डेविल कहते हुए मन्नत की आंखों से आंसू बहने लगे। अथर्व ने मन्नत के पास आते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मन्नत ये किसका खून होगा, क्या मैंने किसी को मारा होगा। कहते हुए अथर्व मन्नत के पास आ चुका था। मन्नत ने घबराते हुए कहा, हमसे दूर रहिए, हमारे पास मत आना, आपने किसी को मारा है, आपने किसी का खून किया है ना। मन्नत के चेहरे की घबराहट देखकर अथर्व ने अपना हाथ उठाकर उसकी कॉलर बोन पर रखकर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, हाँ मन्नत मैं अभी अभी किसी को मार कर आया हूँ। जॉनसन और विल्सन को भूख लगी थी, मैंने उसे उन दोनों को खिला दिया। अथर्व की बात सुनते ही मन्नत की पूरी बॉडी कांपने लगी। उसने अथर्व के हाथों की तरफ देखा। अथर्व के हाथों पर खून नहीं लगा था पर मन्नत को ऐसा लग रहा था जैसे अथर्व के पूरे हाथ खून से लाल हो चुके हैं। उसने घबराते हुए कहा, हमसे दूर रहिए, आप हमें टच मत कीजिए, आप खूनी हैं, हमसे दूर रहिए। मन्नत घबराते हुए अथर्व को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। वहीं मन्नत की बात सुनकर अथर्व की आंखों में गुस्सा नजर आने लगा। उसने मन्नत को मजबूती से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, क्या कहा तुमने, तुमसे दूर रहूं, तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानकर तुमसे दूर रहूंगा। तुमसे दूर मैं कभी भी नहीं रह सकता मन्नत, कभी भी नहीं, इसलिए कभी मुझसे दूर जाने की या फिर मुझे खुद से दूर करने की कोशिश मत करना। कहते हुए अथर्व की पकड़ मन्नत पर मजबूत हो गई। वहीं मन्नत डरते हुए अथर्व की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और वह घबरा रही थी। घबराहट की वजह से उसकी सांसें भी तेज हो गई थीं। अथर्व ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, डोंट पैनिक मन्नत, मैं हूं यहाँ पर, डोंट पैनिक, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और रही बात खून की, तो मैं बेफिजूल में किसी को नहीं मारता हूं, जब तक कोई गलती न करे मैं किसी को नहीं मारता। अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, पर आप खूनी हैं, आपको किसने हक दिया किसी को मारने का। अगर उसने कुछ गलत किया था तो आप उसे पुलिस के पास दे सकते थे, जो करना था पुलिस करती, आपको ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने मन्नत के चेहरे की तरफ देखा और जोर जोर से हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, मन्नत अथर्व राठौर को, माफिया किंग को किसी कानून की जरूरत नहीं है, किसी भी कानून की भी नहीं, मेरा खुद का कानून है जिसकी अदालत में गुनहगार को सजा मौत दी जाती है, जो कि मैं खुद देता हूं। इसलिए अब ये नौटंकी बंद करो, क्या तुम्हारे पापा दूध के धुले हुए हैं। अथर्व की बात सुनकर मन्नत की आंखों में आंसू आ गए। मन्नत जानती थी कि आदित्य भी अथर्व की तरह ही लोगों की जान लेता है, पर उसने आज तक आदित्य से यह सवाल कभी भी नहीं किया था, क्योंकि उसकी नज़र में उसके पापा हमेशा सही थे। अगर वह कुछ करते थे तो जरूर इसके पीछे कोई वजह थी। मन्नत को चुप देखकर अथर्व ने टेढ़े तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ।
जवाब नहीं है तुम्हारे पास तो कान खोल कर सुनो, हम जितने पावरफुल रहेंगे हमारे उतने ही दुश्मन रहेंगे और हम हर किसी को नहीं छोड़ सकते वरना वह हमें और हमारे परिवार को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रास्ते में आने वाले रोरो को हमें मारना पड़ता है और अब जिंदगी भर तुम्हें यह मौत का खेल देखना है, इसलिए इसकी आदत डाल लो मन्नत। इस तरह से तुम घबरा नहीं सकती, फ्यूचर में तुम्हें भी किसी को मारने की जरूरत पड़ सकती है क्योंकि तुम माफिया किंग की वाइफ हो। अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने कुछ नहीं कहा, वह बस अपनी आंसू भरी आंखों से अथर्व को देखते रही। अथर्व ने मन्नत के होठों की तरफ देखा और धीरे से उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उसे प्यार से किस करने लगा। कुछ देर बाद उसने मन्नत के होठों को अपने होठों से दूर करके उसके माथे से अपना माथा जोड़ते हुए कहा, डरना बंद कर दो मन्नत, क्योंकि मेरे इतने डरावने रूप हैं जो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती, पर चाहे मैं कितना ही डरावना क्यों न रहूं, तुम्हें हमेशा हर वक्त हर पल मेरे साथ ही रहना है, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती, इसलिए ये सब कुछ बर्दाश्त करने की आदत डाल लो। कहते हुए अथर्व बाथरूम की तरफ चला गया। वहीं अथर्व के जाते ही मन्नत घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों के सामने अथर्व का खून सना हुआ चेहरा और उसके खून से सने हुए हाथ घूम रहे थे। मन्नत ने कांपती हुई आवाज में कहा, नहीं, हमारे डेविल ऐसे नहीं हो सकते, वह इतने डरावने नहीं हो सकते। कहते हुए मन्नत रो रही थी। वहीं बाथरूम में अथर्व शॉवर के नीचे खड़ा था, उसके चेहरे पर ठंडे पानी की बूंदें गिर रही थीं। इस वक्त उसकी आंखें बंद थीं और उसके चेहरे को देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि इस वक्त वह कितने गुस्से में है। उसने अपने दोनों हाथ दीवार पर टिका कर रखे हुए थे। अथर्व ने दीवार पर एक जोरदार मुक्का मारते हुए कहा, तुम इस तरह से मुझसे डर कर मुझसे दूर होने के बारे में नहीं सोच सकती मन्नत, मैं तुम्हें पूरी दुनिया से दूर कर दूंगा, तुम्हारी दुनिया में सिर्फ मैं रहूंगा, सिर्फ और सिर्फ मैं, तुम चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा पाओगी मन्नत। कहते हुए अथर्व ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें इस वक्त खून की तरह लाल नजर आ रही थीं। अगर कोई भी नॉर्मल बच्चा उसे इस हालत में देख लेता तो पक्का डरकर बेहोश हो जाता। वहीं रूम के बाहर मन्नत रोते रोते अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। उसने बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, हमें आपके साथ नहीं रहना, डेविल आप बहुत खतरनाक हो, आप लोगों को मारते हो। कहते हुए मन्नत रूम से बाहर जाने के लिए दरवाजे के पास आ गई। वह दरवाजे के पास पहुंची ही थी कि तभी पीछे से उसे अपनी कमर पर एक ठंडा हाथ आता हुआ महसूस हुआ। उसके कानों में धीमी मगर बेहद डरावनी आवाज सुनाई दी, कहाँ जा रही हो मन्नत। एपिसोड 80 हॉट रोमांस, तुम सिर्फ मेरी हो। ही गाइस, कैसे हैं आप सब, उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। अचानक से अथर्व के ठंडे हाथ अपने पेट पर महसूस करके मन्नत की सांसें तेज हो गईं। तभी अथर्व ने बेहद डरावनी आवाज में मन्नत के कानों में कहा, कहाँ जा रही हो एंजल, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती, तुम्हें हर वक्त हर पल हर कंडीशन में हर सिचुएशन में मेरे साथ रहना ही होगा, क्या तुम मेरी बात काटने की कोशिश कर रही हो। कहते हुए अथर्व की पकड़ मन्नत के नाजुक से पेट पर मजबूत हो गई। इसी के साथ मन्नत के मुंह से एक छोटी सी सिसकी निकल गई। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, प्लीज हमें जाने दीजिए, हमें आपके साथ नहीं रहना, आप बहुत खतरनाक हो, हमें नहीं रहना आपके साथ। कहते हुए मन्नत रोने लगी। अथर्व ने झटके से पलटकर मन्नत का चेहरा अपनी तरफ करके उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर दीवानगी भरी आवाज में कहा, मैं जैसा हूं तुम्हें मुझे वैसा ही एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि मैं नहीं बदलूंगा, समझ आया तुम्हें। अथर्व की बात सुनकर मन्नत आंसू भरी आंखों से उसे देखने लगी। अथर्व ने मन्नत की आंखों पर अपने होंठ रखते हुए कहा, तुम क्यों रो रही हो, ये सब कुछ हमारी लाइफ का हिस्सा है मन्नत, जिस कंडीशन में हम हैं वहाँ हमारे हजारों दुश्मन हैं, अगर हम खुद को नॉर्मल इंसान बना लें तो हम जिंदा नहीं रह सकते, हमें खुद भी लोगों की जान लेनी होगी तभी हम जिंदा रह पाएंगे। अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने रोते हुए कहा, पर हमें कोई हक नहीं है कि हम किसी से उसकी जिंदगी छीन सकें, ये गलत है, हमें कानून की मदद लेनी चाहिए। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने गुस्से से उसकी नाजुक कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास सुन रहा हूं, इसका यह मतलब नहीं कि तुम अपनी बकवास कंटिन्यू करोगी, मेरी बात कान खोल कर सुन लो मन्नत, मैं कभी नहीं बदलूंगा, कभी भी नहीं, और तुम्हें कभी मुझसे दूर भी नहीं जाने दूंगा, इसलिए जो कुछ भी हो रहा है उसे एक्सेप्ट कर लो, तुम्हें जिंदगी भर यही सब कुछ देखना है। अथर्व की बात सुनकर मन्नत फूट फूट कर रोने लगी। उसे अब अथर्व से काफी डर लग रहा था। उसके सामने बार बार अथर्व का खून से लाल चेहरा ही आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अथर्व के हाथों में खून लगा हुआ है। मन्नत को इस तरह से रोते हुए देखकर अथर्व ने एक झटके से उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर बेड पर आ गया। मन्नत भी रोते रोते अथर्व से लिपट गई। उसे डर भी अथर्व से ही लग रहा था और सुकून भी अथर्व की बाहों में ही मिल रहा था। अथर्व ने मन्नत को बेड पर लिटाया और खुद उसके ऊपर जाकर प्यार से उसके गालों को किस करने लगा। मन्नत अभी भी रो रही थी। अथर्व ने सॉफ्ट तरीके से उसकी गर्दन पर किस करते हुए कहा, रोना बंद करो मन्नत, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू पसंद नहीं है। कहते हुए अथर्व धीरे धीरे उसकी कॉलर बोन, उसके गाल, उसकी नाक, उसके होंठ, उसके पूरे चेहरे पर किस करने लगा। मन्नत अभी भी सिसक रही थी। अथर्व ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर मन्नत की तरफ देखते हुए कहा, क्या मैं आगे बढ़ूं। अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने कुछ नहीं कहा, वह अभी भी रोती रही। अथर्व ने धीरे से उसके होठों पर किस करते हुए कहा, मैंने कुछ पूछा है मन्नत, उसका जवाब दो, मैं तुम्हारी इजाजत के बिना आगे नहीं बढ़ाना चाहता। अथर्व की बात पर मन्नत अभी भी बस आंखों से आंसू भरी निगाहों से उसे देखते रही। उसने कुछ भी नहीं कहा था। अथर्व ने धीरे से मन्नत के होठों पर किस किया और अपने होठों को नीचे ले जाने लगा। मन्नत ने इस वक्त एक टॉप पहना हुआ था जिसमें पीछे जिप लगी हुई थी। अथर्व ने झटके से मन्नत को पलटकर पेट के बल लिटा दिया और उसकी टॉप की जिप खोलकर उसकी पीठ पर अपने होंठ चलाने लगा। अथर्व के होठों को अपनी पीठ पर महसूस करते ही मन्नत की सिसकी निकल गई और उसके हाथों की पकड़ अपने आप बेडशीट पर मजबूत हो गई।
अथर्व ने मन्नत की गोरी पीठ की तरफ देखा और उसके लंबे बालों को समेटकर एक साइड करते हुए कहा, तुम्हारे बाल कितने खूबसूरत हैं मन्नत, बिल्कुल तुम्हारी तरह। कहते हुए अथर्व ने टॉप को कंधों से नीचे किया। अब अथर्व के सामने मन्नत की गोरी पीठ थी, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। अथर्व धीरे धीरे अपनी उंगलियां मन्नत की पीठ पर चलाने लगा, जिसे महसूस करते ही मन्नत की सांसें तेज हो गईं और उसके मुंह से अपने आप मदहोशी भरी आवाजें निकलने लगीं। मन्नत की आवाज सुनकर अथर्व के सोए हुए अरमान जाग उठे थे। मन्नत ने भले ही उसे हाँ नहीं कहा था, पर बार बार उसके पूछने के बाद उसने मना भी नहीं किया था। अथर्व ने इसे मन्नत की इजाजत समझ लिया था। अथर्व ने मन्नत की पीठ पर अपने होंठ रखे और उसे किस करते हुए धीरे धीरे बाइट करने लगा। अथर्व जैसे जैसे किस कर रहा था, मन्नत के मुंह से सिसकियां निकल रही थीं। तभी अथर्व ने झटके से मन्नत को पलटकर उसका चेहरा अपनी तरफ किया और उसके टॉप को और नीचे करके उसकी कॉलर बोन पर किस करने लगा। मन्नत बस अपनी आंखें बंद करके अपनी सांसों को कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। तभी अथर्व ने अपना चेहरा उठाकर मन्नत के चेहरे की तरफ देखा। वह अपने निचले होंठ को काटते हुए काफी ज्यादा सेड्यूसिंग लग रही थी। अथर्व ने मन्नत के होंठों पर अपनी उंगलियां चलते हुए कहा, यह मेरा हक है मन्नत, तुम मेरा हक मुझसे नहीं छीन सकती। कहते हुए अथर्व ने मन्नत के होंठों पर अपने होंठ रखे और किस करते हुए हल्के हल्के उसके होंठों को बाइट लगा। मन्नत के मुंह से आवाजें निकल रही थी, पर वह उसके मुंह में ही दबकर रह रही थी। अथर्व का एक हाथ मन्नत की कमर पर चल रहा था, जिस वजह से मन्नत को अपने पेट में सेंसेशन पैदा होती हुई महसूस हो रही थी। अथर्व ने काफी देर तक मन्नत के होंठों पर किस करने के बाद अपना चेहरा ऊपर उठाकर गहरी गहरी सांस लेते हुए मन्नत की तरफ देखा। मन्नत भी गहरी गहरी सांस ले रही थी। अथर्व ने धीरे से कहा, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ मन्नत। कहते हुए धीरे धीरे मन्नत की बॉडी पर किस करने लगा। अपनी बॉडी के हर हिस्से पर अथर्व के होंठों को महसूस करके मन्नत पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। आज से पहले उसने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। मन्नत ने आखिर में गहरी गहरी सांस लेते हुए कहा, डेविल बहुत अजीब लग रहा है, हमें बहुत अजीब लग रहा है, हमें पेट में अकड़न महसूस हो रही है, हमें अजीब सी गुदगुदी लग रही है। मन्नत की आवाज में डर नहीं था, बल्कि रेस्पिरेशन था। शायद अथर्व की करीबी की वजह से वह अपना डर भूल गई थी। अथर्व ने मन्नत के चेहरे की तरफ देखा और शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसके टॉप को निकालकर झटके से फेंक दिया। मन्नत सिर्फ अपने इन कब्जों में बैठी हुई थी। अथर्व ने उसके गोरे और फ्लैट पेट पर अपने होंठ रखते हुए कहा, अभी तो बस शुरुआत है, आगे तो तुम्हें इससे ज्यादा दर्द और इससे ज्यादा तकलीफ होगी मन्नत, पर तुम्हें ये तकलीफ बर्दाश्त करनी होगी अपने डेविल के लिए। कहते हुए अथर्व मन्नत के पेट पर काफी पैशनेट तरीके से किस करने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह मन्नत के पेट को खा जाएगा। मन्नत के हाथ अपने आप अथर्व के बालों पर कस गए थे। वो सिसकियां लेती हुई अथर्व के बालों को मजबूती से खींचते हुए उसका नाम ले रही थी, जो कि अथर्व को वाइल्ड करने के लिए काफी था। अथर्व ने मन्नत की पीठ पर जोर से बाइट करते हुए कहा, आई लाइक इट, तुम बिल्कुल कॉटन कैंडी की तरह हो। आहा! मन्नत के मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। वहीं अथर्व की बात सुनकर मन्नत के पूरे चेहरे पर सुर्ख रंग छा गया। वह इस वक्त सब कुछ भूल चुकी थी। उसे कुछ याद था तो सिर्फ अथर्व और उसकी करीबियां। मन्नत अभी भी गहरी गहरी सांस लेते हुए बेड पर लेटी हुई थी। अथर्व धीरे धीरे नीचे आ गया। उसने मन्नत के गोरे और नाजुक पैरों की तरफ देखा। मन्नत के पैरों की उंगलियां इतनी सुंदर थी कि जैसे कभी उसे जमीन पर रखा ही ना गया हो। अथर्व ने उसकी उंगलियों पर किस करते हुए कहा, तुम्हारे पैर कितने खूबसूरत हैं मन्नत, तुम्हारी बॉडी का हर एक हिस्सा खूबसूरत है। कहते हुए अथर्व उसके नाजुक से पैरों पर अपने होंठ चलाने लगा। मन्नत बेड पर बिना पानी की मछली की तरह मचल रही थी। अथर्व का हर एक एक्शन उसे मदहोश कर रहा था और मन्नत चाहकर भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वह ये सब कुछ नहीं चाहती थी, पर अथर्व की करीबी उसका इतने प्यार से बर्ताव करना मन्नत रेसिस्ट नहीं कर पा रही थी। अथर्व ने मन्नत के नाजुक से पैरों पर जोर से बाइट कर लिया। इसी के साथ मन्नत अपना दूसरा पैर बेड पर पटकने लगी। मन्नत के पैरों में पहनी हुई पायल इस तरह से पैर पटकने की वजह से शोर कर रही थी, जो कि अथर्व को काफी अच्छी लग रही थी। उसने मन्नत के पैरों पर किस करते हुए कहा, तुम पूरी की पूरी मेरी हो मन्नत, पूरी की पूरी। कहते हुए अथर्व धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। अब अथर्व मन्नत की थाई पर किस कर रहा था। अथर्व के होठों को अपनी थाइस पर महसूस करके मन्नत की सांसें तेज हो गई थीं। उसे घबराहट हो रही थी कि अथर्व अब आगे क्या करेगा। उसने गहरी गहरी सांस लेते हुए कहा, डेविल प्लीज नहीं प्लीज। कहते हुए मन्नत की आवाज भारी हो गई। अथर्व जो कि काफी ज्यादा एग्रेसिव होकर उसकी थाई पर किस कर रहा था। मन्नत की ऐसी आवाज सुनकर उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा। मन्नत आंसू भरी आंखों से उसे ही देख रही थी। शायद वह भी इस सब के लिए रेडी नहीं थी। अथर्व ने मन्नत की पूरी बॉडी की तरफ देखा। उसके पेट पर, चेस्ट पर, हर जगह पर उसके बाइट के निशान थे। अथर्व ने गहरी सांस ली और मन्नत के बगल में आकर लेटकर गहरी गहरी सांस लेकर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। मन्नत देख पा रही थी कि अथर्व इस वक्त कितना ज्यादा बेचैन हो चुका है, पर फिर भी उसके रोकने से वह रुक चुका था। मन्नत की आंख से एक आंसू की बूंद निकल गई। वह जानती थी कि अथर्व उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करेगा, पर फिर भी वह देखना चाहती थी कि क्या अथर्व के लिए उसकी मर्जी की कोई वैल्यू है। अथर्व ने मन्नत की तरफ देखा और उसके माथे पर किस करते हुए कहा, सो जाओ। इतना कहकर अथर्व बाथरूम में चला गया। अथर्व के जाते ही मन्नत उठकर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। उसने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाते हुए कहा, हम क्या करें, हम चाहकर भी आपके डरावने रूप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, हमें डर लगता है आपसे। डेविल, हम आपसे डरना नहीं चाहते, पर हम अपने डर को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हैं। प्लीज हमारे लिए बदल जाए, ना छोड़ दीजिए ना ये सब कुछ। हम एक नॉर्मल सी लाइफ जीना चाहते हैं जिसमें आप हो, हम हो, हमारा पूरा परिवार हो, हमारे आने वाले बच्चे हो। हम डर के साए में जिंदगी नहीं जीना चाहते। डेविल
कहते हुए मन्नत फूट फूट कर रोने लगी। वहीं बाथरूम के अंदर अथर्व ठंडे पानी के शावर के नीचे खड़ा होकर खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। मन्नत के इतने करीब जाने के बाद रुकना उसके लिए बहुत मुश्किल था, पर उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मन्नत की मर्जी थी। भले ही वह बोल्ड हो, एरोगेंट हो, पर उसके लिए एक लड़की की इज्जत बहुत जरूरी थी, जब तक लड़की इज्जत देने लायक हो, वरना अथर्व लड़की पर हाथ उठाने से पहले एक बार भी नहीं सोचता था। अथर्व ने अपनी आंखों को बंद करके गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं जानता हूं एंजेल कि इस वक्त तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, पर कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती, चाहे फिर इसके लिए मुझे तुम्हें सोने के पिंजरे में कैद करके क्यों ना रखने पड़े। कहते हुए अथर्व के होठों के कोने मुस्कुरा गए और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट नजर आने लगी। वहीं बेड पर मन्नत अभी भी बैठकर सिसक रही थी। तभी साइड टेबल पर रखा हुआ अथर्व का मोबाइल बजने लगा। मोबाइल की आवाज सुनकर मन्नत ने आंसू भरी आंखों से वॉशरूम की तरफ देखा। अथर्व बाथरूम में था और शॉवर के पानी की आवाज मन्नत सुन पा रही थी। कुछ सोचकर मन्नत ने कांपते हाथों से अथर्व का मोबाइल उठा लिया। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह कॉल पर कर सके, एक बार कॉल आकर कट चुका था। मन्नत सोच रही थी कि वह क्या करे, तभी दोबारा से मोबाइल बजने लगा। इस बार मन्नत ने देखा कि वहां पर एक अननोन नंबर फ्लैश हो रहा था। मन्नत ने गहरी सांस ली और कांपते हाथों से उसने कॉल पिक कर लिया। दूसरी तरफ से किसी लड़की ने सेडिक्टिव आवाज में कहा, हाय डार्लिंग, क्या कर रहे हो, आज तो तुम मेरे पास आए नहीं, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, प्लीज मेरे पास आ जाओ, हम कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, वैसे भी तुम्हारी बीवी तो कुछ देती नहीं है, तुम्हारी जरूरतें भी तो मुझे पूरी करनी होगी ना। मन्नत ने जैसे ही यह आवाज सुनी, उसकी आंखों से पानी की तरह आंसू निकलने लगे। ये किसी लड़की की आवाज थी और उसकी बातें सुनकर मन्नत को अपनी धड़कनें रुकती हुई महसूस हो रही थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में आप जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।